हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो क्या होता है मोल, चलिए देखते हैं। तो मोल जो है वो एक एसआई यूनिट है, किसकी? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की, और ये नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोल इज एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन नंबर। जैसे आप सबने सुना होगा डजन 12 होता है, वैसे ही एक मोल कितना होता है? जी हाँ, 6.022 इंटू 10⁻23। और ये किसने दिया था? ये नंबर दिया था हमें अवोगाड्रो चाचा ने। तो इसे हम कहते हैं अवोगाड्रोज नंबर। जी हाँ, अवोगाड्रो जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। अब जरा देखिए अवोगाड्रो नंबर क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप एंड इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कार्बन का C12 आइसोटोप लिया गया है। ऐसे तो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 एंड C14। तो याद रखना 12 ग्राम कार्बन, और वो भी कौन सा? C12 में जितने एटम होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल। और ये नंबर कितना आया? जी हाँ, ये नंबर आया 6.022 इंटू 10⁻23। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आप डजन किसी भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट इनको अप्लाई कर देते हो, ठीक है, वैसे मोल हम किसी को भी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज मोल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फंडामेंटल पार्टिकल्स। सर फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, आयंस हो गए, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया आपको? अब चलिए कुछ आगे देखते हैं। मोल को हम कुछ अलग तरीके से भी बोलते हैं, जैसे कि 1 मोल एटम इज इक्वल टू 1 Na atom. Now what do you mean by Na? A stands for Avogadro और N stands for number. और इसे हम 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 ग्राम एटम। अब जरा देखिए, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को चेंज करोगे तो यहाँ पे ग्राम के पहले भी ये नंबर चेंज हो जाएगा। वो एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए हैं। यहाँ पे देखिए 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 Na मॉलिक्यूल। A stands for Avogadro, N stands for number। और यहाँ पे देखिए 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ये बाबा सिंपल है रे, एक मोल लगाया ना उसको ग्राम बोल देने का, समझा क्या? हाँ सर, देखो आगे 1 मोल आयन तो क्या बोल देने का? 1 ग्राम आयन या फिर 1 एवोगाड्रो आयन। चलो एग्जाम्पल देखो, सपोज 5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन दिया है, तो ये ग्राम एटम मतलब क्या होता है? मोल। ग्राम एटम मतलब क्या होता है? मोल। यहाँ पे क्या दिया है? पाई ग्राम मोलिक्यूल ऑफ O2 मतलब 5 मोल O2। 5 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है। समझ में आया? अगर 5 मॉलिक्यूल दे दिया होता तब वो गड़बड़ है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये सबका मतलब साथियों मोल ही होता है। ये देखिए 5 ग्राम आयन ऑफ Fe+2 आयन मतलब 5 मोल ऑफ Fe+2 आयन। समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है कि अवोगाड्रो चाचा को ये नंबर कैसे मिला? तो अवोगाड्रो चाचा का कैलकुलेशन कुछ यहाँ पे है, ये देखिए। अवोगाड्रोज नंबर इज 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। तो हम लोग ने यहाँ पे C12 जो है कार्बन का आइसोटोप, उसका मास ले लिया है। कितना है? 12 ग्राम। और उसे एक कार्बन एटम के मास से डिवाइड किया। किससे? एक कार्बन एटम के मास से। और वो भी कौन सा कार्बन का एटम? C12 वाला। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर 12 ग्राम है और नीचे एक कार्बन एटम का मास है। एक कार्बन एटम जो कि कितना हल्का होता है, समझ में आ रहा है? बहुत ही हल्का। समझ में आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे 12/1.992 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। जी हाँ, इसकी यूनिट मैंने नहीं लिखा है, बट आप यहाँ पे देख लेना, ये क्या हो जाएगा? ग्राम। और जब आप इसको 12 से ये डिवाइड हो जाएगा तो आपको ये नंबर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। कैसे? ये देखिए यहाँ पे ऊपर 12 ग्राम है, नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसल, और ये मिल गया आपको अवोगाड्रोस नंबर। अब जरा देखिए, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, जैसे मैं प्योर सब्सटेंस लेता हूँ, जैसे कि एटम ले लीजिए या फिर एलिमेंट ले लीजिए, तो उनका जो 1 मोल का मास है वो उनके एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 मोल C12 लिया है तो ये 12 ग्राम हो गया। 1 मोल CO2 ले लिया अगर आपने तो कार्बन 12 हो गया साथियों, और ऑक्सीजन 16 16 32, 12 और 32 हो गया 44 ग्राम। 1 मोल N2 28 ग्राम, 1 मोल O2 32 ग्राम। अब N2 28 कैसे आया? एक नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन का 28।
अब यहाँ पे देखिए 1 मोल O2, एक ऑक्सीजन 16, तो 2 का कितना 32, तो ये 32 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम। आ रहा समझ में? जी हाँ, वो हम लोगों ने ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप लिया है वो भी मैटर करता है। तो आप समझ गए, 1 मोल बोला मतलब फिक्स हो गया क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। अब उसके आगे एटम लगेगा, मॉलिक्यूल लगेगा या फिर आयन लगेगा, ये तो डिपेंड करता है आपने सब्सटेंस कौन सा लिया है। मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन गैस ली है, O2 गैस लिया है, तो उसमें मैं कैसे बोल सकता हूँ, सिंपल, अगर 1 मोल O2 है इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ओके, एटम मत बोलिएगा, आप एटम कैलकुलेट कर सकते हो, वो कैलकुलेशन पे भी हम आएंगे, लेकिन उसमें टाइम है रे बाबा, समझे क्या? अब आगे देखिए, अगर मैंने बोल दिया 1 मोल CO2 मतलब उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻, क्या है, 23 CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मैंने बात किसकी की, मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा। अब इसमें बच्चों को एक डाउट होता है कि सर आपने ये बड़ा अच्छा कैलकुलेशन बताया, बट कार्बन के एक एटम का, C12 के एक एटम का मास कैसे आया? अरे बाबा बड़ा सिंपल है ना, एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं अपन मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इसी डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं, जी हाँ, इसी डिवाइस से हम लोग एक कार्बन एटम के मास को डिटरमाइन करते हैं। याद रखना, वापस बोलता हूं, मोल का जो कॉन्सेप्ट है आप डे टू डे लाइफ के लिए मत लगा दीजिएगा। दुकान पे जाके ऐसे मत बोल दीजिएगा, ए मुझे 1 मोल एप्पल दो ना, तो वो तो बोलेगा इस सारे संसार के एप्पल भी कम पड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम मिलते हैं इसी के कैलकुलेशन के साथ। अब मोल की पढ़ाई को आगे करने के लिए, मतलब आगे और पढ़ने के लिए, हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। बट कैसे एक एटम का मास निकाला जाता है, कैसे एक मॉलिक्यूल का मास निकाला जाता है, जबकि हम सब जानते हैं एक एटम कितना हल्का होता है, एक एटम कितना छोटा होता है। एक एटम तो जल्दी दिखता ही नहीं है। अरे बाबा, जो एटम दिखता नहीं है उसका मास कैसा निकालेगा? एक मॉलिक्यूल जो दिखता नहीं है उसका मास कैसे निकालेगा? तो साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा, क्यों ना किसी एटम का मास किसी दूसरे एटम के रिलेशन में ढूंढा जाए। ये सेम वैसी ही चीज़ है जैसे आपको किसी वजनदार चीज़ का वजन लेना होता है, तो आप तराजू के एक साइड वो वजनदार चीज़ को रखते हो और उसी के कंपेयर में कोई उतना ही हेवी वेट लेते हो। जैसे अगर आपको 1 केजी बटाटा लेना है तो आप बटाटे को ये साइड रखोगे और यहाँ पे आप वेट रखोगे, कितना? जी हाँ, 1 केजी का। तो अगर दोनों इक्वल हो गए तो आप बोल देते हो जो बटाटा है वो 1 केजी है। बट अगर मान लीजिए आपको एक एलिफेंट का वेट लेना है तो उसके लिए तो तराजू भी अलग होना चाहिए। और सोचिए आप वेट में क्या रखोगे, आप वेट में क्या रखोगे, सोचो क्या गजब चीज़ है। तो एलिफेंट का वेट लेने के लिए कोई एलिफेंट जैसा ही भारी चीज़ लेना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह जब हमें एक एटम का मास कंसीडर करना है, जनरली धरती पे तो वेट ही लिया जाता है, तो एक एटम का वेट लेना है तो हमें कोई एक एटम को ही रेफरेंस लेना होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो साइंटिस्ट ने जो रेफरेंस लिया वो C12 आइसोटोप को लिया। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि C12 ही क्यों, दूसरा कोई एटम क्यों नहीं, हाइड्रोजन क्यों नहीं? हाइड्रोजन का भी मास 1 लिया जाता है। बट मैं आपको बच्चों बता दूं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं एवरेज एटॉमिक मास का, किसका? एवरेज एटॉमिक मास, वो क्या होता है, सारे एटम लेते हैं, उनका एटॉमिक वेट लेते हैं और उसको उनके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और फिर 100 से डिवाइड करते हैं। तो जो एवरेज वैल्यू आती है इट शुड बी अ होल नंबर। ओके, और फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द एटम का फ्रैक्शन में आ जाता है, बट एक कार्बन ऐसा है जिसका काफ़ी नज़दीक आता है 12 के अराउंड। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये कन्वेंशन है जो पुराने टाइम से ऐसे माना जा रहा है। समझ में आया? तो C12 का रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्यों एक एटम को वजन करने के लिए एक दूसरे एटम का रेफरेंस लिया गया। नाउ वाई 1/12, वाई 1/12? तो ऐसे देखिए जरा, सपोज मान लीजिए मेरा वेट है 70 kg और कोई एक 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसका वेट है 35 kg। तो अगर मेरा वेट उस बच्चे के कंपेयर में बताना है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो यश सर का वेट है वो उस बच्चे के वेट का डबल है, उस बच्चे के वेट का डबल है। चलिए मैं कोई एक 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ले लेता हूँ ना, 8th स्टैंडर्ड भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ले लेता हूँ और मान लीजिए उसका वेट सिर्फ 30 kg है।
कितना है 30। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उसके वेट के कंपेयर में मेरा वेट क्या है 30 kg ट्वाइस है, मतलब जो स्टूडेंट है उसका वेट 30 kg है, माई वेट इज 70 kg। सो कैन आई से द वेट ऑफ दैट 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट इज हाफ ऑफ माई वेट, और आई कैन आई से कि उसका जो वेट है उसके वेट का मेरा डबल वेट है, मतलब अगर उसका 30 है तो मेरा 70 है। नहीं कह सकता क्योंकि 30 का डबल 60 होता है, मुझे तो 70 कहना है। तो मैंने एक ट्रिक ढूंढ लिया। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि उसके वेट का 1/30 का मैं 70 टाइम हूँ, उसके वेट के 1/30 का मैं 70 टाइम हूँ। तो देखिए उसका वेट कितना है 30, 30 का 1/30 कितना, 30 इंटू 1/30 इज़ 1, उसका कितना टाइम हो गया मैं 70 टाइम्स। जी हाँ, ये सही तरीका है। मान लीजिए एक और स्टूडेंट लेते हैं जो अभी जस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और उसका वेट 20 kg है, तो उसके लिए मैं कैसे ले लूँगा, उसके वेट का 1/20 का मैं 70 टाइम हूँ, 20 इंटू 1/20 इज़ नथिंग बट 1 एंड इट विल बी 70 टाइम्स, तो मेरा वेट आ गया। तो इसे समझने के लिए हम लोगों ने कार्बन के वेट को यूनिट करने के लिए 1/12 ले लिया, क्योंकि बहुत सारे एटम ऐसे भी होते हैं जिनका एटॉमिक वेट फ्रैक्शन आया। तो वो केस में आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए जैसे आपने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 24 आता है और कार्बन C12 का 12 आता है, C12 का 12 आता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक मैग्नीशियम का एटम कार्बन के C12 का डबल है, तो ये परफेक्ट बैठता है क्योंकि मैग्नीशियम 24 है और कार्बन 12 है। बट प्रॉब्लम कब आता है, एक क्लोरीन का एटम ले लीजिए विच इज़ 35.5 और यहाँ पे आपका कार्बन क्या है 12, तो क्या आप कह सकते हो कि 12 के वेट का मतलब कार्बन के वेट का क्लोरीन जो है वो 3 टाइम्स है? नहीं, क्योंकि 12 का 3 टाइम्स कितना होता है 36, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने देखिए कैसे किया, कार्बन के C12 के मास का 1/12 का 1/12, तो देखिए C12 का 12 इंटू 1/12 विल बी 1 और उसका कितना टाइम 35.5 टाइम, तो आ गया ऐसे। तो ये जो मैंने रिलेशन ढूंढा इसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और जब यही चीज़ एक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई हो जाता है तो उसे कहते हैं हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मतलब जैसे आपने एटम को एक C12 के मास को एक दूसरे एटम के मास से कंपेयर किया, मतलब C12 का 1/12 करके दूसरे एटम से कंपेयर किया, ठीक उसी तरह से आपको एक मॉलिक्यूल के वेट को भी C12 के वेट से कंपेयर करना है। आया समझ में? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कार्बन क्यों लिया गया और ये क्यों रिलेटिव ढूंढते हैं। रिलेटिव क्योंकि एटम बहुत छोटा है, उसका एग्जैक्टली मास निकालना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टाइम्स अ मॉलिक्यूल इज हेवियर दैन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, मतलब कितना टाइम कोई एक मॉलिक्यूल कार्बन के C12 कार्बन का जो एटम है उसके मास का 1/12 से हेवी है। जैसे मैंने बताया ना मेरा वजन 70 kg है और वो जो सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा था उसका 20 kg था, तो उसके मास का क्या अप्रॉक्सीमेटली मैं 4 गुना था। जी वैसे ही कुछ समझ में आया, लेकिन एग्जैक्ट बताने के लिए मैंने उसके वेट को 1/20 ले लिया। क्यों, 20 kg था, 20 का 1/20 इज 1, 1 का कितना टाइम 70 टाइम, ईजी। ऐसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज 32 टाइम्स हेवियर दैन 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है वो 32 गुना है किसका 1/12 ऑफ C12 का। ठीक उसी तरह से CO2 का एक मॉलिक्यूल कितना गुना है, 44 टाइम्स है किसका 1/12 ऑफ C12 का। N2 कितना गुना है 28 गुना किसका 1/12 ऑफ C12। याद रखना C12 आइसोटोप है। SO2 64 टाइम्स रे बाबा, सर समझ गया मेरे को, एक छोटू को छोटू से कंपेयर किया गया ऐसा, और उसमें भी नंबर को 1 बनाया गया। C12 के मास को 1 करने के लिए 1/12 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 से तो हम लोग किसी का भी मल्टीपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। सपोज किसी का मास 5 है तो अपन सिंपली बोल सकते हैं 1/12 का ऑफ C12 का 5 टाइम, समझा। तो कार्बन के मास को यूनिट बनाने के लिए हम लोगों ने 1/12 से मल्टीप्लाई किया। आगे देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वही है, सब कुछ यही रहेगा सिंपल। अब मॉलिक्यूल की जगह पे आप क्या कर दोगे, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कर दोगे। ठीक है, आगे देखिए 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर दैन 1/12 मास ऑफ C12 एटम, मतलब एक ऑक्सीजन एटम C12 के 1/12 से 16 गुना ज्यादा वजनदार होता है बाबा। और नाइट्रोजन का कितना गुना होता है 14, लेकिन किसका 1/12 ऑफ C12। सल्फर का 32 टाइम किसका 1/12 ऑफ C12। कैल्शियम का 40 टाइम्स किसका, सर मैं पक गया बार बार एक एक चीज सुन के, 1/12 ऑफ C12। हाँ सर ध्यान में आ गया। तो अब बच्चों को डाउट आता है कि सर ये तो नंबर ऑफ टाइम्स हुआ ना,
तो उसके मास को एग्जैक्टली हम कैसे बताएंगे? क्या एक एटम का मास, क्या एक मॉलिक्यूल का मास हम ग्राम में लिख सकते हैं? क्या हम ग्राम में लिख सकते हैं, या फिर कोई दूसरी यूनिट लानी होगी, क्योंकि एक एटम और एक मॉलिक्यूल बहुत ही हल्का होता है। तो हम अब ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे कि एक एटम या मॉलिक्यूल का मास किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है ग्राम एटॉमिक एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? क्या एक एटम का मास हम ग्राम में ले सकते हैं? क्या मॉलिक्यूल का मास भी हम ग्राम में ले सकते हैं? तो चलिए समझते हैं इस बात को। मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम। ऑक्सीजन आइटम का मास कितना दे दिया? 16 ग्राम। तो इसका मतलब क्या, एक ऑक्सीजन आइटम 16 ग्राम का होता है? क्या इसका मतलब ये है? और ये किसी ने लिख दिया ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU होता है। ये AMU क्या है? और अगर ये ग्राम है तो क्या इतने हल्के चीज़ का मास ग्राम में लिया जा सकता है? चलिए ठीक उसी तरह से अब एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2। आई होप आपको एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट का डिफरेंस पता होगा। नहीं पता है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसके बाद हम वही पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए O2 का मास 32 ग्राम दिया है। O2 का मास 32 AMU है। तो कब ग्राम यूज़ करेंगे और कब AM यूज़ करेंगे? क्या ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 32 ग्राम का होगा? सोचिए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर 32 ग्राम का होगा तब तो तबाही मच जाएगी दोस्तों। अपने मुंबई में जनरली आपने देखा होगा यंगस्टर्स को, वो लोकल ट्रेन के गेट पे ऐसे खड़े रहते हैं खंभे को हाथों से पकड़ के, और मस्त उनके गानों में गाना चलते रहता है। पता है आपको ना, जनरली इमोशंस गाने मुझसे तो ज़्यादा आप जानते हो। एक एग्जाम्पल ही दे देता हूँ आपको। याद है तुझको मैंने कहा, समझ रहे? ऐसे टाइप के गंभीर टाइप के गाने वो सुनते हैं, और सडनली आप सबको पता होगा इतनी हवा चलती है तेज़, अगर उसमें बहुत सारे ऑक्सीजन आके इनके चेहरे पे लग गए तब तो इनका चेहरा फूट जाएगा दोस्तों। अगर ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम होगा तो इसे कितने सारे ऑक्सीजन, कितने सारे नाइट्रोजन आके चेहरे पे लगेंगे, कितने सारे CO2, चेहरा तो फूट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सारे गिले शुक्वे वापस और भी बढ़ जाएंगे। तो जी हाँ, ये जब ग्राम लिखा जाता है इसका मतलब होता है ये 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये कितने का मास है। जी हाँ, ये रिप्रेजेंट करता है 1 मोल O2। 1 मोल O2 मतलब कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 माफ़ी चाहूँगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम होगा। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, तब जाके उसका मास कहीं पे 32 ग्राम होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो उसे हम 32 AMU कहेंगे। 32 AMU। सर ये AMU को क्या हम ग्राम में नहीं लिख सकते? जी हाँ, AMU को भी हम ग्राम में लिख सकते हैं। एक AMU होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। देखिए अब सही है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना कम होगा जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? अब ये AMU को ढूंढने की क्यों जरूरत पड़ी ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक ऑक्सीजन एटम लिया है, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा ये क्या होगा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम, जिसका मास कितना होगा? 16 ग्राम। और अगर आपने सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन आइटम लिया तो उसका मास कितना होगा? 16 AMU। और ये AMU वापस यही है, कितना? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। आ गया दोस्तों समझ में? तो ये AMU होता क्या है? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप इसे 1 डाल्टन भी कह सकते हैं। समझ में आया? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट और 1 डाल्टन। और AMU को हम डिफाइन कैसे करते हैं? AMU होता है 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो C12 एटम का मास याद है आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मास स्पेक्ट्रोमीटर में कितना होता है? 1.992 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। और उसका 1/12 करेंगे तो 12 करेंगे तो ये आ गया 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। कैसे? ये डेसिमल को एक राइट साइड लिया तो 10 का पावर कितना हो गया? -24। 19.92 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा 1.66, और ये 10 टू द पावर -24 ग्राम। आ समझ में? ये AMU के कैलकुलेशन से चीज़ें बड़ी आसान हो गई। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर एक ऑक्सीजन, चलिए नाइट्रोजन ले लेते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन का मास जो होता है
मान लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास होता है समवॉट अराउंड 28 ग्राम। तो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कितना होगा? एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मैं ले लेता हूं x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 28 इंटू 1। मुझे x कैलकुलेट करना है। x क्या है? एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास। सो व्हाट विल बी x विल बी इक्वल टू 28 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। और आप सब जानते हैं ये 23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻23। आ रहा है आपको समझ में? जी हाँ, ये ऐसे हो गया। अब जरा देखिए, मैं 28 को इजीली डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन आप सबको पता होगा 28 जो है ये नाइट्रोजन का मास नंबर भी है, मास नंबर भी है। और जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके आगे सिर्फ AMU लगाने से उसके एक मॉलिक्यूल का मास आ जाता है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो क्या परफेक्ट मेरे को 28 AMU आएगा? जी नहीं। तो एक थोड़ा सा मैं लॉजिक लगाता हूं यहाँ पे। देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इसे लिख देता हूं x इज इक्वल टू 28 इंटू, चलिए इसे एक बार मैं मिटा देता हूं kg को, क्योंकि ये तो मैं आपको बता चुका हूं। अब जरा देखिए क्या जुगाड़ लगाया मैंने। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 28 के बदले में यहाँ पे लिख देता हूँ 10 इंटू 28। मैंने खुद के साइड से 10 दिया, तो अब ये 10 का पावर ऊपर जाएगा -23, लेकिन मैं इसको -24 लिखूंगा। क्यों -24 लिखा? मैं चाहता हूं कि ये जो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास नंबर है वो ऐसे ही रहे। समझ में? N2 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास नंबर नहीं मैं बोलना N2 मॉलिक्यूल का ये मॉलिक्यूलर मास है। N2 मॉलिक्यूल का ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मैं इसे ऐसे ही रखना चाहता हूं। तो ये 10 इंटू 10⁻⁻24, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? 10⁻⁻23। वही चीज़ है। अब जरा देखिए, इसको डिवाइड करता हूं मैं 6.022 इंटू ऐसे। अब जरा देखिए, अब जब आप 10 को डिवाइड करोगे 6.022 से तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 28, ये तो 1.66 ही होगा अप्रॉक्सीमेटली, इंटू 28 इंटू 10⁻⁻24। जरा देखिए ये नंबर को, कुछ देखा हुआ लग रहा है? हाँ सर, ये तो इधर ही लिखा हुआ है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मैंने 28 को 6.022 से क्यों नहीं डिवाइड किया? मैं चाहता हूँ कि हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास उसी तरह रह जाए और हमको आगे सिर्फ क्या लगाना हो? AMU। तो उससे मेरे को एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। चलिए ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, जैसे CO2 है तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, ये हो जाएगा 44। अब आगे क्या लगाऊं मैं? अगर मैं आगे ग्राम लगाता हूं तो ये 1 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मोल। और अगर मैंने AMU लगाया तो वो CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास होगा। ठीक उसी तरह से कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे भी। एक CO2 का मॉलिक्यूल का मास 44 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10, ये 10 तो ऊपर चला गया ऐसे। अब जरा देखो, इसको डिवाइड कर दो तो वापस वही चीज़ मिलेगी आपको। क्या? 1.66 इंटू 10⁻⁻24। जी हाँ, ऑब्वियसली ये पूरा किस में आता है? ग्राम में। ये भी किस में आएगा? ग्राम में। और ये किसके बराबर होता है? जी हाँ, 1 AMU, या फिर आप उसे कह सकते हैं 1 डाल्टन। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब बहुत सारे बच्चों को एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, इसमें भी बहुत सारा डाउट होता है, बट उसके पहले, वो चीज़ पढ़ाने के पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। हम आयनिक कंपाउंड के केस में, किसके केस में? आयनिक कंपाउंड। ध्यान से सुनिएगा, आयनिक कंपाउंड के केस में रादर देन यूजिंग मॉलिक्यूलर मास, हम फॉर्मूला मास का कंसेप्ट यूज करते हैं। किसका? फॉर्मूला मास। क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड में होते हैं। आयनिक कंपाउंड में तो आयंस होता है हर जगह, तो हम उसके फॉर्मूला मास लेते हैं। नो डाउट वो वैसे ही आएगा जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे NaCl ले लीजिए, तो Na का 23, Cl का 35.5, 23 प्लस 35.5 विल बी 58.5। बस रादर देन saying molecular mass we have to call what? फॉर्मूला मास। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड का डेफिनेशन।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, दैट इज़ एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड। बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफरेंस होता है। वो ऑक्सीजन बोल दिया तो उनको समझ में नहीं आता कि वो एटम है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, क्या है। तो आज के बाद आपकी सारे ये जो प्रॉब्लम है ये हट जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एटम क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है कौन सा? एटम, जो अकेले रह भी सकता है और जो अकेले नहीं भी रह सकता। जो अकेले रह सकता है वो कौन से? इनर्ट गैसेस और कुछ नोबल मेटल जैसे प्लैटिनम, सिल्वर और गोल्ड। क्यों? वो काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। कौन? प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर। और नोबल गैसेस तो आपको पता ही है, वो तो एटॉमिक स्टेट में ही होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एटम। ओके, और यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि कौन अकेले रह सकते हैं। तो इनर्ट गैसेस, नोबल मेटल्स, और कौन अकेले नहीं रह सकते। इनको छोड़ के सारे अकेले नहीं रह सकते। मतलब टोटल जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 है, आज की डेट में तो वो 122, 123 उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन हमारे जो टोटल नेचुरल एलिमेंट है दैट इज़ 92 नंबर जो है वो यूरेनियम का है। ओके, मैं उनमें से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 92 एलिमेंट में से इनको छोड़ के बाकी कोई भी अकेले नहीं रहते। वो हमेशा कौन से स्टेट में रहते हैं? जी हाँ, कंबाइंड स्टेट में। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट वन और मोर देन वन एटम ऑफ सेम काइंड। ध्यान से सुनना, वन और मोर देन वन एटम ऑफ सेम काइंड। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सारे क्या होंगे? सेम काइंड, कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट। तो वन की बात हो रही है तो उसमें तो एटम भी आ सकते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। अब सोडियम, आपको ऐसे लग रहा है सोडियम का एक एटम लिखा है, लेकिन ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ऐसे क्लस्टर। ओके, इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होती है, Na+, ऐसे बहुत से ऐसे मान लीजिए एक Na का सॉलिड आपने उठा लिया तो उसमें ढेर सारे सोडियम एटम होते हैं। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे सोडियम एटम मिलके क्या बना देंगे? एलिमेंट बना देंगे। फिर पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन कैसे आ गया? जी हाँ, ये एक से ज़्यादा एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, बट वो आइडेंटिकल होने की वजह से एलिमेंट की कैटेगरी में। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे O3 भी लिख सकते हो। O3 भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? एलिमेंट। ये देखिए N2, F2, P4, एसिड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे कौन से कैटेगरी में आते हैं? एलिमेंट। आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर थिंग उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो होगा। जैसे मैं एक बेटा हूँ, राइट? मैं एक मामा हूँ। मैं बेटा क्यों हुआ? जी हाँ, मॉम डैड हैं। मैं एक मामा क्यों है? जी, मेरी सिस्टर को किड्स है। समझ में आ रहा है? कल को मैं चाचा भी हो सकता हूँ। कैसे? बड़े भाई को बेटे होंगे, बेटी होंगे। तो मैं सारे रोल प्ले कर रहा हूँ। तो एक ही चीज़, मतलब एक ही इंसान इतने सारे कैरेक्टर कैसे प्ले कर सकता है? जी हाँ, मैं वो सारे कैरेक्टर की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे जो हीलियम है वो एटम भी है, हीलियम एलिमेंट भी है, क्योंकि वो दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप समझ रहे हो? जी हाँ, बस ये समझने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। समझा ना? अब जो लोगों को एटम और एलिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आप मुझे एक डिफरेंस बता दीजिए दोनों में। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले लीजिए और एटम और एलिमेंट में डिफरेंस बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, एटम और एलिमेंट में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि एटम हमेशा मोनो एटॉमिक स्टेट में होगा, मतलब एक सिंगल पार्टिकल होगा। एंड एलिमेंट कैन बी पॉली एटॉमिक ऑफ सेम एटम। समझ में आ रहा है? मतलब एक से ज़्यादा एटॉम का भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे O2 डायटॉमिक है, ये ट्राइएटॉमिक है। डायमंड में तो बहुत सारे कार्बन होते हैं, ग्रेफाइट में भी बहुत सारे कार्बन होते हैं। तो एक से ज़्यादा एटम हुए, हाँ या ना? तो वही बात है। तो एलिमेंट और एटम का एक सिंपल सा डिफरेंस है कि एटम में एक ही एटम होता है, एक ही पार्टिकल होता है, बट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एटम, बट द ऑल एटम विल बी आइडेंटिकल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज 2 और मोर देन 2 एटम। सिंपल अगर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बोलूं तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम। अब वो सेम भी हो सकते हैं, अब वो अलग भी हो सकते हैं। सेम हुआ तब तो आप वो एलिमेंट भी बोल सकते हो उनको, और डिफरेंट हुए तब तो मॉलिक्यूल होगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ये देखिए N2 का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल, F2 का मॉलिक्यूल, P4 का मॉलिक्यूल, एसिड का मॉलिक्यूल। ए सर, लेकिन अभी तो तुमने बोला था ना कि N2 एलिमेंट है, O2 एलिमेंट है, F2 भी एलिमेंट है, P4 भी एलिमेंट है, एसिड भी एलिमेंट है। ये एलिमेंट में भी लिखते हो, मॉलिक्यूल में भी लिखते हो, कितना डाउट है रे बाबा। इसीलिए तो सब्जेक्ट का नाम केमिस्ट्री है, मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। आ रहा है समझ में? मॉलिक्यूल की आप डेफिनेशन देख लीजिए, क्या 2 एटम है,
या दो से ज़्यादा एटम है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे सेम है और ये जो मैंने लिखे ये क्या है, ये डिफरेंट है। तो ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है। आ रहा है समझ में? जी हाँ। आप ये सोचिए कि अगर आप N2 बोल रहे हैं तो N2 मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक से ज़्यादा एटम है। समझ में आ रहा है? अब N2 को एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि N2 में सारे एटम सेम है। S8 का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये मॉलिक्यूल क्यों है? ये मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा एटम है, दो या दो से ज़्यादा एटम है। और इसे एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं? सारे एटम सेम है। समझ में आया आपको? कार्बन की आप बात कर लीजिए, उसके ग्रेफाइट फॉर्म की, तो ग्रेफाइट में सारे एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप उसको बोल सकते हो, जी हाँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलिमेंटल स्टेट है। ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, एलिमेंटल स्टेट है। यहाँ पे फॉस्फोरस को क्या बोल सकता हूँ, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, क्योंकि सारे फॉस्फोरस आइटम क्या हैं, सेम है। अब मुझे चाहिए डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट, दो डिफरेंस चाहिए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और बताइए। तो चलिए पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि मॉलिक्यूल कैन बी हेटेरोएटॉमिक बट एलिमेंट इज ऑलवेज होमोएटॉमिक। मतलब मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट में हमेशा सारे एटम सेम होते हैं। दूसरा, एलिमेंट कैन बी मोनोएटॉमिक बट मॉलिक्यूल इज ऑलवेज पॉलीएटॉमिक। मतलब एलिमेंट एक एटम का भी हो सकता है लेकिन जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा एक से ज़्यादा एटम का होता है। एग्जाम्पल, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उनको एलिमेंट बोल सकते हो बट दे कैन नेवर बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। अब आ जाता है चौथा चीज़, दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। चौथा चीज आता है कंपाउंड, टू और मोर देन टू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन। किसमें? फिक्स प्रपोर्शन। उनका जो प्रपोर्शन होगा वो हमेशा फिक्स होगा। जैसे CO2 है तो कार्बन का एक एटम होगा, ऑक्सीजन का दो एटम होगा। समझ में आ रहा है? जी हाँ, उनका जो प्रपोर्शन है वो हमेशा फिक्स होगा। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड और ये सारे आप आगे पढ़ोगे, बट मैं एक जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ। समझ में आया? तो टू और मोर देन टू एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स प्रपोर्शन टू फॉर्म व्हाट, कंपाउंड। जैसे H2O है तो H2O में हाइड्रोजन के दो एटम होंगे और ऑक्सीजन का एक एटम होगा। आप चाहिए तो इसके मास के प्रपोर्शन को भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लॉ अलग से पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, ये कंपाउंड हो गया। ये कंपाउंड के ये ढेर सारे एग्जाम्पल। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, मॉलिक्यूल में क्या मैं NaCl लिख सकता हूँ? जी नहीं, NaCl इज़ नॉट अ मॉलिक्यूल, NaCl इज़ अ कंपाउंड। क्योंकि मॉलिक्यूल जनरली जो टर्म यूज़ होता है ना, ये कोवेलेंट, जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनके लिए मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ होता है। लेकिन आप देखेंगे तो NaCl में जो है वो Na+ और Cl- आयन है। Na+ और Cl- आयन है, तो ये कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। समझ में आया? हाँ। और उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास टर्म भी नहीं यूज़ करते, हम उसके लिए फॉर्मूला मास वाला टर्म यूज़ करते हैं। ये बाबा एक नंबर समझ में आया। चलो सर आगे बताओ। चलो अभी तुम लोग बताओगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बीच में डिफरेंस। सिंपल सा डिफरेंस है, मॉलिक्यूल कैन बी होमोएटॉमिक। मॉलिक्यूल कैन बी होमोएटॉमिक, मतलब मॉलिक्यूल में सारे एटम सेम हो सकते हैं, बट कंपाउंड हमेशा क्या होता है, हेटेरोएटॉमिक। आया समझ में? तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपकी जो भी डिमांड है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी मुक्का मार दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।